स्टार्ट करते हैं कोरिलेशन का पार्ट। कोरिलेशन का मतलब क्या होता है? सबसे पहले हम सबको ये जानना चाहिए कोरिलेशन का मतलब होता क्या है। इट इज अ स्टैटिस्टिकल मेथड और अ स्टैटिस्टिकल टेक्निक दैट मेजर्स, ध्यान से देखिए, दैट मेजर्स व्हाट, क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप। क्वांटिटेटिव क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज स्टैटिस्टिक्स है, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स में न्यूमेरिकल डेटा ही एक्सप्रेस किया जाता है। स्टैटिस्टिक्स के अंदर न्यूमेरिकल डेटा ही एक्सप्रेस किया जाता है। दैट इज व्हाई क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप को ये एक्सप्लेन करता है बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स। इस चीज को ध्यान से देखो, बिटवीन डिफरेंट वेरिएबल्स, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसा नहीं है कि एक वेरिएबल है और उसकी फ्रीक्वेंसी है, ऐसा नहीं है। फ्रीक्वेंसी नहीं दी होगी यहाँ पर, एक वेरिएबल है, दूसरा वेरिएबल है। समझ गए मेरी बात? यानी x एक वेरिएबल है, y एक वेरिएबल है। इन दो वेरिएबल्स में कैसा रिलेशन है, इस बात को स्टैटिस्टिक्स चेक करता है, मेजर करता है। नाउ इन अदर वर्ड्स, या यूं कहें कि इन द वर्ड्स ऑफ वॉरिंगटन, एक स्टैटिस्टिशियन थे जिन्होंने कोरिलेशन को डिफाइन किया। उनके हिसाब से ये था, व्हेनेवर सम डेफिनिट कनेक्शन एग्जिस्ट बिटवीन द टू और मोर ग्रुप्स, एक डेफिनेट कनेक्शन अगर हम डेवलप करते हैं एक या दो वेरिएबल में, ठीक है, दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स में, तो उस क्लास को या सीरीज ऑफ डेटा को हम कहेंगे कोरिलेशन, ठीक है। जब एक डेफिनेट रिलेशन का मतलब क्या होता है कि रिलेशनशिप कैसा है, अच्छा है, पॉजिटिव है, या बुरा है, नेगेटिव है, ठीक है। ये रिलेशनशिप जब डेवलप करते हैं वेरिएबल्स के बीच में, तो इस चीज को हम और आप कोरिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये तो बात रही व्हाट इज कोरिलेशन की। कोरिलेशन किसे कहा जाता है, हमने ये समझने की कोशिश करी। अब हम और आप चलेंगे और बात करते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की। इसी के साथ ये जो रिलेशनशिप है ये कितने तरह के होते हैं, ठीक है, ये समझते हैं ये रिलेशनशिप कितने तरह के होते हैं। देखिए सभी लोग चेक करेंगे। सबसे पहला रिलेशन है पॉजिटिव कोरिलेशन। टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल्स, इसमें पहला रिलेशन है पॉजिटिव कोरिलेशन। when two variables move in the same direction, that is when one variable increases, other also increases, and when one variable decreases, the other also decreases। मतलब जैसे ये दो वेरिएबल हम बात कर रहे हैं, एक x है और एक y है। अगर x बढ़ता है, y भी बढ़ता है, तो ये हो गया पॉजिटिव कोरिलेशन। और अगर x घटता है, y भी घटता है, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि दोनों वेरिएबल एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। ये ठीक है। अब अगर हम इसको ग्राफिकली दिखाएं, यहाँ पर y एक्सिस पर y वेरिएबल और x एक्सिस पर हमने x वेरिएबल कंसीडर किया, ठीक है। तो देखिए, अगर मान लीजिए y की वैल्यू थी 10 और x की वैल्यू थी 100, अगर y इंक्रीज होकर 20 हो गया, y इंक्रीज होकर 20 हो गया, तो x की वैल्यू भी इंक्रीज होकर मान लीजिए 150 हो गई। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं, तो ये देखिए, दिस इज व्हाट, पॉजिटिव कोरिलेशन। इसको क्या बोलेंगे? पॉजिटिव कोरिलेशन। कोरिलेशन को हम R से डिनोट करते हैं, याद रखिएगा, कोरिलेशन इज डिनोटेड बाय R, ठीक है। सो यहाँ पर सबसे पहला रिलेशन वेरिएबल्स के बीच में जो हम डेवलप कर रहे हैं वो ये है कि अगर x प्लस है, y भी प्लस है, तो ये पॉजिटिव, या अगर x माइनस हो रहा है, y भी माइनस हो रहा है, तो भी ये पॉजिटिव कोरिलेशन माना जाता है। इसको ग्राफिकली कैसे प्रेजेंट करते हैं, और ग्राफ किधर जाता है? ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग होता है। कैसा? अपवर्ड स्लोपिंग ग्राफ होता है। चलिए, ये रिलेशन तो हमने और आपने समझ लिया, लेकिन अब बारी है इसके नेक्स्ट रिलेशन को समझने की, जिसे हम और आप क्या कहते हैं? नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन का सेंस बिल्कुल अपोजिट रहेगा। यहाँ पर x और y ये दो वेरिएबल हैं। मान लीजिए अगर x प्लस हो रहा है, यानी x वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है और y डिक्रीज हो रहा है, तो ये वेरिएबल, ये जो रिलेशनशिप है, ये नेगेटिव रिलेशन है। अगर x माइनस हो रहा है और y प्लस हो रहा है, तो भी ये रिलेशनशिप कैसा है? नेगेटिव रिलेशन कहलाता है। मतलब दोनों वेरिएबल्स अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। अब इसको समझने के लिए यहाँ पर y वेरिएबल ले लीजिए और यहाँ पर x वेरिएबल आपने मार्क कर लिया, ठीक है। तो ओरिजिनल मतलब हमारा जो सिनेरियो है वो ये था, y था 10 और x था 100। अब हमने क्या किया, ध्यान से, अब हमने क्या किया, हमने ये देखा y वेरिएबल इंक्रीज हो गया। अगर y वेरिएबल इंक्रीज हो गया,
तो एक्स वेरिएबल को क्या होना चाहिए, डिक्रीज होना चाहिए। अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने का मतलब है अगर एक प्लस हो रहा है तो दूसरा माइनस होगा, ठीक है। अच्छा, और अगर मैं रिवर्स करता हूं यहाँ पर, मान लीजिए y वेरिएबल माइनस हो गया, तो x वेरिएबल को क्या होना पड़ेगा, प्लस होना पड़ेगा। प्लस मतलब ये इंक्रीज होगी इसकी वैल्यू। अगर आप इन तीनों पॉइंट्स को मिलाकर एक ग्राफ बनाएं तो ये लाइन आप देख लो किधर आ रही है, ये लाइन डाउनवर्ड स्लोपिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब, डाउनवर्ड स्लोपिंग का मतलब कि इनमें जो रिलेशनशिप है वो नेगेटिव है, यानी इनवर्स रिलेशन है। तो हमने ये सीखा वेरिएबल्स के बीच में जो रिलेशनशिप है ये दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव रिलेशन होता है और एक नेगेटिव रिलेशन होता है। पॉजिटिव रिलेशन में ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग होता है और नेगेटिव रिलेशन में ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ठीक है। अगर किसी बच्चे को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा तो मैं आगे चलता हूँ और बात करूंगा इसके आगे जो मेथोडोलॉजी। किसी को कुछ पूछना है बेटा? सर, हाँ जी बोलिए। सर ये नेगेटिव कोरिलेशन का ग्राफ एक और बार समझा दीजिए। ठीक है, सर ये नेगेटिव कोरिलेशन का ग्राफ, ठीक है मैं समझा रहा हूँ। देखिए एक बार, यहाँ पर आप नेगेटिव कोरिलेशन की बात कर रहे हैं। मान लीजिए यहाँ पर y वेरिएबल है और हमने यहाँ पर x वेरिएबल कंसीडर किया, ठीक है। y वेरिएबल की जो वैल्यू थी वो थी 10 और x वेरिएबल की वैल्यू जो थी वो थी मान लीजिए 100, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन कहता है कि y इंक्रीज हो गया 20, ठीक है, तो x डिक्रीज होना चाहिए। अगर y इंक्रीज हो रहा है, y प्लस हो रहा है, तो x को माइनस होना पड़ेगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने का मतलब ही यही हुआ, ठीक है। तो अगर इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देते हो तो ग्राफ किधर आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे की तरफ, ठीक है। सिमिलरली आपने कहा अगर कि y अगर माइनस हो जाएगा तो क्या होगा, मैंने कहा y माइनस होगा तो जो x की वैल्यू है वो प्लस हो जाएगी। अभी भी अगर आप देखो इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज्वाइन करने पर ग्राफ डाउनवर्ड स्लोपिंग ही मिला है। तो ये है नेचर इनवर्स रिलेशन यानी नेगेटिव कोरिलेशन का। नेगेटिव मतलब डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन आएगी और पॉजिटिव मतलब अपवर्ड स्लोपिंग कर्व बनाया जाएगा। अभी ठीक है? यस सर। ठीक है, चलिए। तो अगर ये समझ आ गया है सभी बच्चों को तो हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की, जिसको आपने डिग्री ऑफ कोरिलेशन कहा है। डिग्री ऑफ कोरिलेशन मतलब कोरिलेशन की वैल्यू, है ना, जो हम आंसर निकालते हैं वो उसकी वैल्यू को देखा जाता है, वैल्यू कितनी आ रही है और उसमें हमारा रिजल्ट इंटरप्रेट किया जाता है। मैं आगे की बात पढ़ाऊं उससे पहले ये जानिए कि कोरिलेशन की जो वैल्यू होती है, ठीक है, वो किसके बीच में लाई करती है, -1 से लेकर +1। अगर मिनिमम वैल्यू होगी तो -1 और मैक्सिमम वैल्यू होगी तो +1। -1 से लेकर +1 की रेंज है, इस बीच में कोरिलेशन की वैल्यू लाई करती है। आई मीन टू से कि अगर ये ग्राफ है, ये ओरिजिन है, तो ये -1 से लेकर और ये आपका ये वैल्यू +1, ठीक है। फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट आप यहाँ पर ये जो फ्लक्चुएशन आती है, जो भी नंबर्स, जो भी हमारा सीरीज है, वो इसके बीच में लाई करेगा। तो डिग्री ऑफ कोरिलेशन अगर आप और हम आइडेंटिफाई करेंगे तो मिनिमम इज -1 एंड मैक्सिमम इज +1। आपका आंसर 1 पॉइंट समथिंग आ रहा है या 2 आ रहा है, गलत है। अगर आपका आंसर -3 आ रहा है तो भी गलत है, क्योंकि -1 से नीचे नहीं जा सकता। ओके, सो बात करते हैं डिग्री की। डिग्री मतलब दो तरह के रिलेशन है, ये बात तो आप पढ़ ही चुके हो, मेरे साथ जुड़िए समझने के लिए। दो तरह के रिलेशन है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। पॉजिटिव कोरिलेशन और नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। समझिए, अगर आपका आंसर आता है +1, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना, आप बोलेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। परफेक्ट इज द डिग्री, ठीक है। आंसर प्लस में है तो पॉजिटिव और कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं आप। और एग्जैक्टली अगर 1 आंसर आ रहा है तो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। लेकिन अगर -1 आंसर आ रहा है, एग्जैक्टली -1, ठीक है, 0.99 था, मैंने सर राउंड ऑफ कर दिया, नहीं कर सकते आप, ठीक है। एग्जैक्टली अगर -1 आंसर आ रहा है, सो यू कैन से देयर इज परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। दिस इज द वेरी फर्स्ट डिग्री। नाउ लेट्स कम टू दिस हाई डिग्री कोरिलेशन। अगर वैल्यू 0.75 से लेकर +1 के बीच में है, +1 होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, परफेक्ट पॉजिटिव हो जाएगा,
ठीक है, मतलब 0.75 से 0.99। अगर आपको याद हो, जो मैंने पहली बार जब ये चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने +1, यहाँ पे +1 की जगह 0.99 लिखा था। ठीक है, खैर मैं आपको समझाता हूँ। 0.75 से लेकर +1 के बीच में अगर वैल्यू है तो वो हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। हाई क्या है? डिग्री। ठीक है, हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन किसके बीच में? 0.75 से +1 के बीच में। और अगर यही चीज माइनस में आ रही है, -0.75 से -1, तो वो हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन कहलाता है। ठीक है बच्चा, अब आगे यहाँ पर देखते हैं मॉडरेट डिग्री। इसको समझिए, मॉडरेट डिग्री क्या होता है? 0.25 से लेकर 0.75 तक, 0.25 से 0.75 तक ये रेंज अगर आती है, इसके बीच में अगर आंसर आता है आपका, तो वो कहलाता है मॉडरेट डिग्री। आंसर प्लस में है तो पॉजिटिव कोरिलेशन, माइनस में है तो नेगेटिव कोरिलेशन। बस, इससे ज्यादा कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एंड अब आते हैं, देखो हाई के बाद मॉडरेट यानी मीडियम, और मीडियम के बाद आएगा लो। ठीक है, लो डिग्री में क्या होगा? 0 से बड़ा है, ठीक है, बट 0.25 से छोटा है। मोर देन 0 एंड 0.25 तक अगर आंसर आता है प्लस में, तो आप कहेंगे पर आपका लो डिग्री, पर मतलब परफेक्ट मत बोल देना क्योंकि परफेक्ट 1 होता है। ठीक है, लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन क्योंकि प्लस में आंसर है। और अगर यही चीज 0 से लेकर -0.25 तक आता है तो आप बोलेंगे लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, अच्छा फाइनली आपका आंसर आ रहा है सर 0। आपका आंसर 0 है, तो इसको आप लोग कुछ जगहों पर जीरो कोरिलेशन भी बोलते हैं या कुछ जगहों पर नो कोरिलेशन भी कहा जाता है। अगर आपकी वैल्यू आती है 0, अब आप कहेंगे सर प्लस में कि माइनस में, ये मैं नहीं बताऊंगा, आप खुद समझदार हो। ठीक है, 0 की वैल्यू आ रही है अगर, तो ये ना तो पॉजिटिव कोरिलेशन हुआ ना नेगेटिव कोरिलेशन हुआ, इसको हम बोलेंगे नो कोरिलेशन। ठीक है, तो दीज आर द डिग्रीज जिनको अब अगर फाइंड आउट करते हो तो इनका रिजल्ट इंटरप्रिटेशन कैसे होगा। आपका आंसर आता है 0.92 प्लस का, तो आप बोलेंगे कि हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। आपका आंसर आता है -0.87, आप कहेंगे हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। आपका आंसर 1 आता है प्लस में, आप कहेंगे परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। ठीक है, तो ये रिजल्ट इंटरप्रिटेशन के लिए होता है बेटा, राइट। डिग्री ऑफ कोरिलेशन में कोई किसी को समस्या है, कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं। डिग्री ऑफ कोरिलेशन में कोई डाउट है किसी को? नो सर। ओके फाइन, अब आगे चलने हैं फिर हम लोगों को। अगर कोई समस्या नहीं है तो आगे देखते हैं बेटा। प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन कोफिशिएंट। प्रॉपर्टीज मतलब इसकी खासियत क्या होती है, और इस खासियत में इसकी कुछ अच्छाई भी दिखाई देंगी, कुछ बुराई भी नजर आ सकती हैं। ठीक है, तो मेरे साथ एक एक करके समझिए। सबसे पहला आर, ये जो आर लिखा है ना, आर का मतलब होता है कोरिलेशन। आर मीन्स कोरिलेशन। ठीक है, देखिए आर हैज नो यूनिट। आर हैज नो यूनिट। नो यूनिट का मतलब, यूनिट मतलब जैसे उसके साथ लगाते हैं ना, मान लीजिए कोई डिनोमिनेशन लगाते हैं, अगर 10 आया तो 10 क्या है। ठीक है, 10 आया तो 10 क्या है, 10 के आगे आप लगाते हैं, मतलब मान लो करेंसी डिनोमिनेशन है तो करोड़ लगाते हैं, रुपीज लगाते हैं, वगैरह वगैरह। आर हैज नो डिनोमिनेशन। आर की वैल्यू आई है 0.8 प्लस में, तो आप कहेंगे कि भैया ये 0.8 प्लस है तो ये हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। बस, इसकी कोई अलग से यूनिट नहीं है। ठीक है, इट इज अ प्योर नंबर, एक प्योर नंबर होता है। इट मींस यूनिट ऑफ मेजरमेंट यहां पर नहीं माना जाता है। इसलिए सबसे पहली प्रॉपर्टी है कि आर हैज नो यूनिट ऑफ मेजरमेंट। अब मैं दूसरी प्रॉपर्टी पे आता हूं, उसको देख लीजिए मेरे साथ, समझिए। सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है? अ नेगेटिव वैल्यू ऑफ आर, नेगेटिव वैल्यू ऑफ आर यानी अगर माइनस में आ रहा है कोरिलेशन, ठीक है, इंडिकेट्स एन इनवर्स रिलेशन, and if r is positive so the two variables moves in the same direction, move in the same direction मतलब positive correlation। r की वैल्यू माइनस में है, ठीक है, तो वो नेगेटिव कोरिलेशन का पार्ट बनता है, प्लस में है तो पॉजिटिव। चलिए सेकंड यहां पर देखते हैं। अब इफ r is equal to 0, इसका मतलब the two variables are uncorrelated, ठीक है, या नॉन रिलेटेड। ठीक है, there is no linear relationship between them, however other types of relation may be there। अब दूसरी तरह का रिलेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पर लीनियर रिलेशन नहीं है। जैसे एग्जांपल के तौर पर a glass of milk and
टेलीविजन। ये एग्जाम्पल बुक का है इसलिए मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अ ग्लास ऑफ मिल्क और टेलीविजन में कोई रिलेशन है? पॉजिटिव, नेगेटिव, ऐसा कुछ है इसमें कि जी इसकी वैल्यू बढ़ेगी तो ये भी बढ़ेगा, इसकी वैल्यू घटेगी तो ये भी घटेगा? ये मतलब जिसे कहते हैं ना कि नो कोरिलेशन, यहाँ पर कोई कोरिलेशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है, ये अनरिलेटेड टर्म्स हैं। अच्छा, अब अगर r की वैल्यू +1 आती है या -1 आती है, इसका मतलब कि परफेक्ट कोरिलेशन है। परफेक्ट प्लस में है तो परफेक्ट पॉजिटिव, माइनस में है तो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, ठीक है। चलिए, और अगर वैल्यू ऑफ r जितनी ज्यादा हायर होती है तो वो स्ट्रॉन्गर लीनियर रिलेशनशिप को शो करता है। अगर ये +1 आ रहा है तो वेरी स्ट्रॉन्ग, इसको कहते हैं ऐसे, वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। एंड अगर ये माइनस में आ रहा है तो वेरी स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव एंड परफेक्ट नेगेटिव। And finally, last one, the value of correlation coefficient lies between -1 and +1, जो मैं पहले भी बता चुका था आपको, ठीक है। -1 से लेकर +1 तक वैल्यू लाई करती है। इफ द वैल्यू ऑफ r lies outside this range, अगर इससे बाहर आपका आंसर आ रहा है, it indicates error in calculation, ठीक है, इसका मतलब आपने कहीं गलती करी है। प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए, अगर कोई डाउट है, कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं। मैं 1 मिनट का होल्ड रखता हूं यहाँ पर, एक बार आप सभी लोग चेक करें। ठीक है जी, हो गया? Yes, sir. ओके ना, अब हम आगे चलेंगे और अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। मेजर्स ऑफ कोरिलेशन चैप्टर का नाम है, तो मेथड्स ऑफ कोरिलेशन। ये देखिए, वी हैव वेरियस मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। इसमें से सबसे पहला मेथड है ग्राफिकल, जिसको आप स्कैटर्ड डायग्राम मेथड बोलते हैं। दूसरा मेथड है कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन मेथड, और तीसरा मेथड है स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड, ठीक है। अब मैं आपको कुछ लेटेस्ट नॉलेज देता हूं कि स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है। स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन यानी सिंपल सी बात, रैंक कोरिलेशन आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। जो आपका 30% सिलेबस रिडक्शन हुआ था ना, उसके अंदर ये टॉपिक आपका माइनस किया गया है। अब हम बात करेंगे इन दो मेथड से, जिसमें पहला मेथड है स्कैटर्ड डायग्राम मेथड। उसको एक बार समझ लेते हैं क्या होता है, ठीक है। देखें, स्कैटर्ड डायग्राम मेथड के अंदर हम डायग्रामेटिकली यानी ग्राफिकली वैल्यूज को प्लॉट करके डिग्री ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ये एक ऐसा मेथड है कि डायग्राम पिक्चर के फॉर्म में, डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन के फॉर्म में आप दो वेरिएबल्स के कोरिलेशन का अंदाजा लगा सकते हो। सुनिए, यहां पर हमने क्या देखा, मान लीजिए प्रेजेंटेशन के पार्ट पर मैं कह रहा हूं, ये ओरिजिन है O, दिस इज y वेरिएबल, दो वेरिएबल्स होते हैं ना, एंड दिस इज x वेरिएबल, सिमिलरली y वेरिएबल और x वेरिएबल। देखें यहां पर, देखें आपने x और y की रिस्पेक्टिवली वैल्यूज प्लॉट कर दी हैं। x और y की वैल्यूज प्लॉट करने के बाद में आपको ये वैल्यूज आ रही हैं, ठीक है। मतलब अगर आप एक 45 डिग्री एंगल लाइन ड्रॉ करते हैं, आप एक 45 डिग्री एंगल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आपको नजर आ रहा है कि जितने भी पॉइंट्स हैं आपके, वो एग्जैक्टली उस लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। मतलब कोई पॉइंट लाइन से इधर उधर नहीं है, एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन रहा है, लीनियर लाइन है यहाँ पर, जिसके फॉर्म में आपने ये कहा कि भाई यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो क्या है, +1। +1 क्यों बोला आपने? अंदाजा लगा के बोल रहे हैं आप कि भाई कोई भी वेरिएबल लाइन से इधर उधर नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। सर आपको कैसे पता चला पॉजिटिव है? यार लाइन किधर जा रही है, अपवर्ड स्लोपिंग, तो ये पॉजिटिव होगा ना। सिमिलरली अगर मैं कहता हूं ऐसे, आपने वैल्यूज प्लॉट करी हैं और सारे वेरिएबल्स का जो प्लॉटिंग है, अगर एक लाइन के ऊपर हम ड्रॉ करें तो ये लाइन लीनियर है, मतलब बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है,
45 डिग्री एंगल पर रेक्टेंगल और हाइपरबोला एंगल जो इसको माना जाता है, इस पर हमने जो इसको प्लॉट किया, इसकी वैल्यू हम कंसीडर कर सकते हैं -1। -1 का मतलब है परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन, क्योंकि परफेक्ट क्यों बोल रहे हैं, बिकॉज कोई वेरिएबल लाइन से बाहर नहीं है। ठीक है, तो ये तो एक पहला तरीका है फाइंड आउट करने का। अब आप ये कहेंगे कि सर ये पॉइंट्स प्लॉट करना होता है, तो ये हमें कैसे पता चलता है? बेटा आपने ओजाइव्स बनाए हैं, ओजाइव्स याद है? यहाँ पर ऐसे होता था 10, 20, 30, 40, 50, 60 ऐसे वैल्यूज होती थी ना। बिल्कुल उसी तरीके से यहां पर भी वैल्यूज हमने प्लॉट करी हुई हैं। ठीक है, 5, 15, 20, इसके बाद इस तरीके से यहाँ पर भी हमने वैल्यूज प्लॉट करी हैं। अब 10 के सामने क्या आ रहा है, उसके बाद 20 के सामने क्या आ रहा है, ऐसे करके हमने पॉइंट्स प्लॉट कर दिए। फिर उन पॉइंट्स को एक लीनियर लाइन के फॉर्म में, जो 45 डिग्री एंगल लाइन होती है, उससे हमने मेजर करने की कोशिश करी। सारे के सारे पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं, कोई पॉइंट्स इधर उधर नहीं है। हमने कहा परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। लाइन अगर नीचे की तरफ आ रही है तो हमने कहा परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। कोई इसमें कुछ पूछना है किसी को? अगर कोई डाउट नहीं है तो मैं आगे बढ़ सकता हूं। देखिए यहाँ पर जो नेक्स्ट डिग्री है हमारी, वो है हाई डिग्री पॉजिटिव और हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। ध्यान से समझिए, हाई डिग्री पॉजिटिव में क्या होगा। मान लीजिए ये y वेरिएबल है यहाँ पर और यहाँ पर x वेरिएबल है। आपने पॉइंट्स प्लॉट किए, वैल्यूज आपने प्लॉट करी हैं। मैक्सिमम वेरिएबल, ध्यान से सुनिए, मैक्सिमम वेरिएबल्स एक लाइन के ऊपर आ रहे हैं, बिल्कुल मैक्सिमम वेरिएबल एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर एक आधा वेरिएबल जो है वो लाइन से बाहर है। लाइन से बाहर होने का मतलब है कि लीनियर फॉर्म नहीं हो रहा है। लीनियर फॉर्म मतलब बिल्कुल एक सिंक्रोनाइजेशन नहीं दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक आधा वेरिएबल बाहर है। तो आप ये कहेंगे कि भाई यहाँ पर हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव इसलिए बोला बिकॉज लाइन अपवर्ड स्लोपिंग है। ठीक है, और इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ रही होगी, 0.75 से लेकर 1 के बीच में इसकी वैल्यू आ रही है। तो आपने इसको नाम दिया, ये हाई डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन है। सिमिलरली अगर आपने इस वाले ग्राफ को चेक किया तो आपने यहाँ देखा कि मैक्सिमम वेरिएबल लाइन के ऊपर है, ज्यादातर वेरिएबल लाइन के ऊपर ही आ रहे हैं, बट गलती से कहें या कोइंसिडेंटली कहें, कुछ एक आधा वेरिएबल बिल्कुल इसी की तरह, ठीक है, बिल्कुल इसी की तरह एक आधा वेरिएबल लाइन से बाहर है। लाइन नीचे की तरफ है तो नेगेटिव कोरिलेशन होगा, माइनस में आंसर आएगा। और मैक्सिमम वेरिएबल, क्योंकि मैक्सिमम पॉइंट्स लाइन के ऊपर हैं, तो हमने इसको बोला हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। क्या बोला हमने? हाई डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। ये समझ आ गया? परफेक्ट और हाई डिग्री हमने समझाया है अभी तक, और वैल्यूज के साथ में हमने इसका डिस्कशन किया। अब हम आते हैं हाई डिग्री के बाद में लो डिग्री, क्योंकि मॉडरेट डिग्री, ध्यान से सुनना, यहाँ पर मॉडरेट डिग्री का पता ग्राफिकली लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। मॉडरेट डिग्री का पता ग्राफिकली लगाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। यहाँ पर हम लो डिग्री पर कंसीडर करेंगे। लो डिग्री, बेटा देखो यहाँ पर लो डिग्री का कॉन्सेप्ट, लो डिग्री पॉजिटिव और लो डिग्री नेगेटिव होगा क्या, ये बताता हूँ, ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैक्सिमम जो वेरिएबल्स हाई डिग्री के लिए आपने देखे थे, मैक्सिमम वेरिएबल्स लाइन के ऊपर थे। अभी यहाँ थोड़ा सा उल्टा है, थोड़ा सा उल्टा है इन द सेंस कि यहाँ पर मैक्सिमम वेरिएबल्स लाइन के बाहर दिखाई दे रहे हैं, कुछ एक आधा वेरिएबल या बहुत कम वेरिएबल हैं लाइन के ऊपर, और उससे ज्यादा वेरिएबल आप देख सकते हैं लाइन के बाहर है। ठीक है, तो हमने बोला कि ये कौन सी डिग्री है? लो डिग्री पॉजिटिव कोरिलेशन। पॉजिटिव क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज लाइन ऊपर की तरफ जा रही है। सिमिलरली जितने वेरिएबल लाइन के ऊपर हैं, उससे ज्यादा वेरिएबल लाइन के बाहर आ रहे हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? दिस इज लो डिग्री नेगेटिव कोरिलेशन। समझ आ गई मेरी बात? मतलब लाइन जो है ना, ये लाइन 45 डिग्री एंगल लाइन है, इसको कहते हैं लाइन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि आपके जो पॉइंट्स हैं ये किस
ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, अगर ये लीनियर ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, एक ही लाइन के ऊपर सारे पॉइंट्स आ गए हैं, तो इसका मतलब ये परफेक्ट वाली बात है। अगर बहुत ज्यादा वेरिएबल लाइन के ऊपर है, कुछ एक आधा वेरिएबल लाइन के बाहर है, तो कहेंगे आप कि ठीक है, इट्स हाई डिग्री। हाई डिग्री क्यों? बिकॉज ज्यादातर वेरिएबल लाइन के ऊपर है। एंड अगर ज्यादातर वेरिएबल लाइन से बाहर हैं, तो आप कहेंगे कि नहीं, लो डिग्री कोरिलेशन है। अपवर्ड स्लोपिंग लाइन है तो पॉजिटिव, डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो नेगेटिव। ठीक है, दिस इज द केस। नाउ अब मैं आता हूं बिल्कुल अपने आखिरी लॉजिक की तरफ, जो इसी के साथ अटैच्ड है, नो कोरिलेशन। इस टॉपिक में हमने कहा कि सर कभी ऐसा भी केस आया है जब हमने देखा कि x और y वेरिएबल्स को जब हमने प्लॉट किया, x और y वेरिएबल को जब हमने प्लॉट किया, तो हम अंदाजा ही नहीं लगा पा रहे थे कि यहाँ पर ये कोरिलेशन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। ठीक है, अब इसमें मैं अपवर्ड स्लोपिंग लाइन ड्रॉ करूं या डाउनवर्ड स्लोपिंग लाइन ड्रॉ करूं, बिकॉज दोनों ही हो सकता है, हम यहाँ पे श्योर नहीं है। यहाँ पर हमारी r की वैल्यू आएगी 0, इसका मतलब देयर इज नो कोरिलेशन। कोरिलेशन यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो ये था बेटा स्कैटर्ड डायग्राम मेथड, जहां पर ग्राफिकली या यूं कहूं कि डायग्रामेटिकली आप चीजों को सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं और एक अप्रोक्सीमेट फिगर लेने की बात कर रहे हैं कि नहीं जी, कोरिलेशन किसके बीच में लाई करेगा। बिकॉज एग्जैक्ट नंबर, ध्यान से सुनिएगा, एग्जैक्ट नंबर कि सर कोरिलेशन, मैं अगर देखूं इधर समझो जरा, इसके ऊपर वाले केस स्टडी में यहां पर मैं एग्जैक्ट नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश करूं यहां पर, तो मैं नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, मैं ये कह सकता हूं कि वैल्यू जो है, अगर लो डिग्री है तो वैल्यू 0.25 से लेकर, सॉरी 0.25 नहीं, 0 से लेकर 0.25, मैंने 0.25 से 0.75 लिख दिया था, वो मॉडरेट है। ठीक है, 0 से लेकर 0.25 तक वैल्यू लाई करेगी, वो लो डिग्री होगा। अपवर्ड स्लोपिंग है तो पॉजिटिव, और डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो नेगेटिव। सर लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कितनी आई है ये पता बताइए मेरे को। तो यहाँ पर स्कैटर डायग्राम मेथड का ये लिमिटेशन है कि हम अप्रोक्सीमेटली अंदाजा लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू को हम यहाँ पर डिफाइन नहीं कर सकते। इसके लिए हमें दूसरा मेथड अपनाना होता है, जिस मेथड का नाम है बेटा, क्या नाम है उसका? बहुत बड़ा नाम है, क्या? कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, हमें ये पढ़ना है। ठीक है, मेरे साथ चलिए समझते हैं इसको। बहुत हार्ड नहीं है, बहुत सिंपल है ये, बस आप देखते जाइए स्क्रीन की तरफ। कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, इसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड होते हैं, जिसमें सबसे पहला मेथड आप स्टैंडर्ड डेविएशन में भी यूज कर चुके हो। याद है आपको, स्टैंडर्ड डेविएशन के अंदर आपने पढ़ा था कौन सा? एक्चुअल मीन मेथड। एक्चुअल मीन मेथड कहां पर अप्लाई होता है? जहां पर मीन की वैल्यू होल नंबर है, या तो 10 है या 20 है या 15 है या 12 आ रहा है, पॉइंट्स में नहीं है आंसर, तो वो कहलाता है जी एक्चुअल मीन मेथड। वहां पर आप एक्चुअल मीन का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, चलिए मेरे साथ इसको समझते हैं। कोरिलेशन को R से डिनोट किया गया, R इज इक्वल टू समेशन x इंटू वाई। सुनना मेरी बात, ये जो x है ये है x माइनस x सीरीज का मीन, इसको आप लिखते हैं स्मॉल x, और ये जो y है ना, ये है y माइनस y सीरीज का मीन। ठीक है, ये जो n है, ये नंबर ऑफ आइटम्स है, ये क्या है? ये सिंबल सिग्मा कहलाता है। दिस इज स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज x, और ये क्या है? स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सीरीज y। बेटा ये फॉर्मूला मैं आपको क्यों बता रहा हूं? बिकॉज यही मेन फॉर्मूला है, और इसी फॉर्मूले को आगे मॉडिफाई करके हमने इस फॉर्मूले में डिराइव किया है। आप कहेंगे कैसे डेरिवेशन हुआ, वो भी बता दीजिए। डेरिवेशन कैसे हुआ वो भी बता दीजिए। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर सिग्मा एक्स वाई, ये देखिए समेशन स्मॉल एक्स वाई डिवाइडेड बाय n। स्टैंडर्ड डेविएशन x के लिए बेटा इंडिविजुअल सीरीज है ये। मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, ये इंडिविजुअल सीरीज की बात कर रहे हैं हम लोग, और इंडिविजुअल सीरीज की खासियत होती है कि उसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यहाँ पर गिवन नहीं होती है, तो चेक करना मेरे साथ। इंडिविजुअल सीरीज के लिए स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या हुआ करता था? उसका फॉर्मूला हुआ करता था समेशन स्मॉल एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय n।
और y सीरीज के लिए समेशन स्मॉल y स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। आई बात समझ में? ठीक है जी। ये इस तरीके का लॉजिक हम आगे लेकर चलेंगे। इसका डेरिवेशन मैंने आपको पहले भी आई थिंक बता रखा है, अगर याद हो तो। याद है किसी को डेरिवेशन? हाँ जी बेटा। इसको फर्दर अगर हम डिराइव करते हैं तो n इंटू 1/n रूट में मल्टीप्लाई होगा, रूट कैंसिल हो गया तो ये बचा 1/n। नीचे पूरी इक्वेशन बच रही है। कौन सी इक्वेशन बच रही है बेटा? ये वाली। देखिए जो हमारा डिनोमिनेटर है वो ये बचा। ठीक है सर, ऐसा क्यों कर लिख दिया आपने? ऐसा इसलिए लिख दिया बेटा, यहां पर अगर मैं 1/n करता, इसके नीचे देखो जरा, मैं स्प्लिट कर देता हूं। ये है n और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ध्यान से देखो। मैं ऐसे लिख सकता हूं इसको 1/n इंटू सिग्मा x स्क्वायर। गलत तो नहीं लिखा बेटा? लिखा जा सकता है ना? और y के लिए 1/n समेशन y स्क्वायर। अब क्या हुआ, ये सारा मल्टीप्लिकेशन में है तो माइनस प्लस का कोई झंझट नहीं है बीच में कि एलसीएम लेना है, कॉमन, इस तरीके की कोई बात नहीं है। अब बेटा यहाँ पर क्या करेंगे, 1/n रूट में है, इधर भी 1/n रूट में है, 1/n रूट में आया तो ये रूट कैंसिल हो गया, ये 1/n रूट के बाहर आ गया। ठीक है, अब रूट के बाहर इसकी मुलाकात हुई किससे? बाहर बैठे एक और n से। ठीक है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर लो जी हो गया कैंसिल, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर यहाँ पर हो गया कैंसिल, बाहर बच गया 1। अब ये 1 बच गया तो 1 का क्या है, 1 को लिखो या ना लिखो बात बराबर है। तो अब आपका देखो फॉर्मूला ये वाला आ गया कि नहीं आया? चेक करो सभी लोग, ये वाला फॉर्मूला बन गया कि नहीं? Yes, sir. इज द डेरिवेशन। जो ओरिजिनल फॉर्मूला था हमारा वो ये था, और इसको हमने इस तरीके से डिराइव किया है और इस फॉर्मूले में कन्वर्ट किया है। ठीक है, सो इन एनी क्वेश्चन जो कोरिलेशन का अगर दिया जाए तो हमें ये देखना है कि हम ये डिराइव्ड वाला, सुन लेना पहले मेरी बात, हम ये डिराइव्ड वाला वर्जन लिखें या हम ये ओरिजिनल वाला वर्जन लिखें। सर ये डिपेंड करेगा क्वेश्चन के ऊपर। इन केस अगर मान लीजिए क्वेश्चन में हमें स्टैंडर्ड डेविएशन x का और y का दिया हुआ है, सो स्मार्टली एक्ट करिए, आप ये फॉर्मूला मत लगाइए, आप ये स्टैंडर्ड डेविएशन वाला फॉर्मूला लगा दीजिए बिकॉज इट इज डायरेक्टली गिवन इन द क्वेश्चन। और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिया हुआ है तो भैया आपको यहाँ पे आना पड़ेगा, ये सारी चीजें करनी पड़ेंगी। ये लिखते वक्त बहुत ध्यान से, ये स्मॉल x और स्मॉल y है, स्मॉल x और स्मॉल y देखो ये होता है स्मॉल x इज इक्वल टू x माइनस एक्स बार, स्मॉल y मतलब y माइनस y बार मतलब मीन। ठीक है, एक बार डेरिवेशन नोट कर लीजिए, दिस इज द, देखो यहाँ पर ये फर्स्ट, उसके बाद में मैंने लिखा ये सेकंड, ये वाली चीज, उसके बाद में ये इसका डेरिवेशन थर्ड, फिर ये लिखना है आपको फोर्थ और ये आएगा फिफ्थ। इसको नोट कर लो फटाफट प्लीज सभी। हाँ जी बोलिए। क्वेश्चन डेरिवेशन भी आता है क्या? नहीं, डेरिवेशन का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बेटा। ये इसलिए बताया मैंने कि बुक्स में ना बहुत सी जगह पे खाली इतना लिखा हुआ है कि भाई ये ओरिजिनल फॉर्मूला ये वाला था एंड नाउ द मॉडिफाइड वर्जन इज दिस वन, बस आपको डेरिवेशन भी नहीं बताया हुआ। मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया ताकि लॉजिक हमारा बिल्कुल मजबूत हो जाए और हमें ये क्वेश्चन में जज करने में दिक्कत ना आए कि ये वाला फॉर्मूला लगाएं या ये वाला फॉर्मूला लगाएं, और ये आया भी है तो ये कैसे आया है, क्यों आया है, इसका हमें मालूम होना चाहिए, इसलिए बताया मैंने आपके नॉलेज के लिए। ओके सर। ठीक है बेटा, नोट कर लेंगे प्लीज सभी लोग, नोट कर लीजिए जो जो मैंने स्टेप्स बताए हैं।
क्योंकि डेरिवेशन जो है ये आपको बुक्स वगैरह में नहीं मिलता, ये क्लासरूम में ही डिस्कस किया जाता है। इसके ऊपर कोई सेपरेट क्वेश्चन तो आएगा नहीं, लेकिन कि डिराइव करके बताओ ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन आपको ना मालूम होना चाहिए कि ये आया तो आया कैसे। दैट इज व्हाई ये डिस्कस कर रहे हैं। हाँ प्लीज प्लीज। हाँ जी बच्चे, नोटेड डाउन? Yes, sir. गुड। सभी लोगों ने लिख लिया है? अगर तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। सर लिख लिया। चलो गुड है। देखो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसके बाद इसके ऊपर एक कैलकुलेशन। ये जो फॉर्मूला आपने देखा ना, एक्चुअल मीन मेथड, ये या तो ये ओरिजिनल वाला लगेगा या डिराइव वाला लगेगा। ये हमारा मेन फॉर्मूला हो गया एक्चुअल मीन मेथड के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक क्वेश्चन सॉल्व करके इसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं, समझते हैं कि इसके अंदर होता क्या है। आइए, सबसे पहली चीज, क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है एक्स एंड वाई। आपको नोटिस करना है जो मैं बता रहा हूं ध्यान से। हमें क्वेश्चन में दिया होगा ये x दिया होगा और ये y दिया होगा। बाकी की चीज मैंने पहले से ही हाफ डन कर रखा है एडवांस में ना, पहले कर लिया ताकि टाइम वेस्ट ना हो। ये x दिया हुआ है बच्चे, ये y दिया हुआ है हमें, ये हमारा क्वेश्चन है, ये साथ में कॉलम्स बने होंगे। अब हमें क्या करना है, अपने आंसर की तरफ आना है। ठीक है, आंसर में हम क्या करेंगे, ये कौन सा मेथड है, एक्चुअल मीन मेथड। तो सबसे पहले इसका मीन निकाल लेते हैं। दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, सबको ऐड कर दिया तो आंसर आया समेशन एक्स कितना, 35। नंबर ऑफ आइटम्स 1 2 3 4 5 6 7। तो यहां पर बेटा अगर मैं मीन निकालने बैठता हूं एक्स बार, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, समेशन एक्स अपॉन एन, यानी 35/7। तो आंसर हो गया कितना, 5। इसका मतलब इसका मीन कितना आ गया बेटा, मीन आ गया 5। ठीक है, देखते जाओ मैं क्या कर रहा हूं। अब ये 5 मीन आ गया ना, दिस इज एक्चुअल मीन मेथड। फिर से बोल रहा हूं मैं, दिस इज एक्चुअल मीन मेथड। मेरा मीन यहां पर पॉइंट्स में नहीं है, तो मैं एक्चुअल मीन ले रहा हूं। देखो 2 - 5, यहां पर -3 लिखेंगे, 3 - 5 -2 लिखेंगे, 4 - 5 यहां पर -1 0, उसके बाद 1, फिर 2 एंड फिर 3। इसको टोटल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये 0 आ रहा है। ठीक है, अच्छा इसका स्क्वायर कर दीजिए, 9 4 1 0 1 4 एंड 9। ठीक है, इसको ऐड कर देंगे तो 28 आ जाएगा। इतना कर लिया x के लिए, खत्म। अब आ जाइए y सीरीज के लिए। y सीरीज का टोटल करिए, कितना आ रहा है, 70 आ रहा है। अब मैं y बार निकाल रहा हूं, y बार मतलब y सीरीज का मीन, समेशन y अपॉन n। समेशन y बेटा 70 है, डिवाइडेड बाय n 7, कितना हो गया, 10। अच्छा यार 10 आ गया, तो y बार हो गया 10। 4 - 10 -6, 7 - 10 -3, उसके बाद -2, उसके बाद -1, फिर 0, फिर आपका प्लस का 4 और फिर प्लस का 8। ठीक है, तो इसको ऐड करने की जरूरत भी नहीं है, ये 0 ही आ रहा है। क्लियर? अच्छा, वैसे भी अगर 0 नहीं भी आ रहा होता ना तो इसको ऐड करने की जरूरत नहीं होती। अब इसका स्क्वायर कर दीजिए, दिस इज 36, फिर 9, उसके बाद में 4 1। ठीक है, आ गया समझ में। नेक्स्ट वन 0, और ये हो गया आपका 16, और ये हो गया आपका 64। इजी, टोटलिंग करके देख लेते हैं। टोटल करके देखिए, 36 4 40 और ये 50 में आपने 64 ऐड किया। बात समझ आ रही है क्या कर रहा हूं मैं, 50 में 64 ऐड कर दीजिए। यहाँ पे 50 में एक गया 10 और 1 80। ठीक है, 50 में 80 ऐड कर दीजिए, 130 आ गया। और अब ये स्मॉल एक्स वाई है बेटा, ये स्मॉल एक्स वाई का मतलब समझ रहे हो, ये वाला कॉलम देखो ध्यान से, ये वाला कॉलम 1 और ये वाला कॉलम 2। तो अब इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पता है क्या, 1 फर्स्ट कॉलम मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम। ठीक, -3 -6, माइनस माइनस प्लस हो गया, -2 -3 प्लस का 6, उसके बाद -2 -1 2 हो गया,
1 इंटू 0, लो जी 0 हो गया। फिर 1 इंटू 0, ये देखो यहाँ पे दिस इज, एक मिनट, ये 1 इंटू 0 और ये आ गया, हाँ जी 0। उसके बाद 2 इंटू 4, ये हो गया जी 8। उसके बाद में 8 इंटू 3, ये हो गया 24। समझ गए आप लोग? कोई प्रॉब्लम है तो पूछ सकते हैं बेटा। अगर अभी तक ये स्टेप्स नहीं आए किसी को तो पूछ लीजिए। यहां पर मैं 1 मिनट रुकता हूं। हमने पहले क्या किया, ये x दिया हुआ था, हमने इसको टोटल कर लिया, 35 आया, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम्स। क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं है तो नंबर ऑफ आइटम्स ऐसे आए, 1 2 3 4 5 6 7। 35 बाई 7 करेंगे, 5 आ गया। 5 होल नंबर है, पॉइंट्स में नहीं है, तो मैंने एक्चुअल मीन मेथड लगाया। यानी x में से, ध्यान से देखिए, x में से x बार माइनस किया जो कि 5 आ रहा था। माइनस करने के बाद ये x वैल्यू आ गई, इसका स्क्वायर कर दिया। देखिए ध्यान से, x का स्क्वायर कर दिया और फिर मैंने x स्क्वायर का टोटल कर लिया। सिमिलरली y सीरीज के साथ भी मैंने यही किया, आप एक बार चेक करिए। ठीक है। और फाइनली लास्ट कॉलम में बना रहा हूं जिसको आप कहते हैं स्मॉल x इंटू वाई, स्मॉल x y। ठीक है, यानी ये सेकेंड वाला कॉलम जिसको हमने 1 लिखा है और ये वाला कॉलम जिसको हमने 2 लिखा है, मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब चेक करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं। 18 प्लस 6 24, 24 प्लस 2 26, 26 और 24 50 प्लस 8 58 हो गया। बेटा फॉर्मूला क्या लगता है एक्चुअल मीन मेथड का? फॉर्मूला मेरे को यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं दिख रहा ना, तो मैं क्या करूंगा, कोई बात नहीं, सिग्मा एक्स वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय होल अंडर रूट समेशन एक्स स्क्वायर, स्मॉल वाला समेशन वाई स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यूज। समेशन एक्स वाई कितना आया है 58 डिवाइडेड बाय समेशन एक्स स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर 28 मल्टीप्लाइड बाय 130। इसको सॉल्व कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। रूट निकालना पड़ेगा, रूट में छोड़ मत देना कि फ्रैक्शन में सर आप भी तो छोड़ देते हो क्लास में, तो हमने भी छोड़ दिया पेपर में, नंबर कटेंगे, याद रखना रूट निकालना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में अगर किसी को कोई चैलेंज है, कोई समस्या है तो आप पूछ सकते हैं बेटा। देख लीजिए समझ आया कि नहीं। दिस इज एक्चुअल मीन मेथड। इसको क्या बोलते हैं, एक्चुअल मीन मेथड। आपने मीन निकाला और मीन वैल्यू को, एक्चुअल मीन को ही आपने डेविएट किया, इसको कहते हैं स्मॉल एक्स जो निकाल रहे हो ना, स्मॉल एक्स, दिस इज कॉल्ड डेविएशन फ्रॉम मीन, डेविएशन फ्रॉम एक्चुअल मीन। और जब आपने मीन से निकाला है तो फॉर्मूला ये वाला लगेगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आगे बढ़े। यस सर। चलिए अब हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट मेथड की। एक्चुअल मीन के बाद में अब हमें पढ़ना होता है अज्यूम्ड मीन। देखिए अज्यूम मीन मेथड में, जिसको आप शॉर्टकट मेथड कहते हैं, उसमें क्या होता है मेरे साथ समझिए पहले इसको। शॉर्टकट मेथड, इसके अंदर जब आप कंप्यूट करते हैं तो फॉर्मूला थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। वहां पर एक्स वाई लिखते थे, देखो इधर अगर स्मॉल एक्स लिखा हुआ है बेटा तो इसका मतलब है एक्स में से उसका मीन माइनस किया हुआ है, और अगर डी एक्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब जो है वो एक्स में से उसका कोई अज्यूम्ड वैल्यू माइनस करा हुआ है। ठीक है, उसका मीन माइनस नहीं किया हुआ। फर्क समझ गए कि स्मॉल एक्स में और डी एक्स में क्या फर्क होता है। इसी तरीके से अगर स्मॉल y लिखा हुआ है तो y सीरीज में से उसका मीन माइनस किया हुआ है, और अगर dy लिखा हुआ है तो इसका मतलब मीन नहीं निकाला हमने, मीन माइनस नहीं किया है, हमने कोई अज्यूम्ड वैल्यू माइनस करी है, इसलिए हम इसको d लिख रहे हैं, dy क्यों, क्योंकि डेविएशन, d मतलब डेविएशन ऑफ सीरीज y, dx मतलब डेविएशन ऑफ सीरीज x। ठीक है, ये देखिए यहां पर dy मतलब डेविएशन ऑफ y सीरीज, डेविएशन ऑफ x सीरीज फ्रॉम एक्चुअल मीन नहीं है। देखो ध्यान से, मीन नहीं निकाला आपने, एक्चुअल मीन नहीं है, आपने मीन अज्यूम करा है कोई। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये फॉर्मूला लगता है, थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला जरूर है। वहां पे क्या करते थे, इससे पहले वाले फॉर्मूले में आप करते थे ऐसे, समेशन स्मॉल एक्स वाई, स्क्रीन पर दिख रहा है ना सबको,
जिसको नहीं दिख रहा होगा बताना मेरे को, आप ये करते थे समेशन एक्स वाई। अभी ये समेशन एक्स वाई किस में कन्वर्ट हो रहा है, देखो ध्यान से, ये समेशन एक्स वाई कन्वर्ट हो गया समेशन डी एक्स डी वाई में, क्योंकि x की जगह पर dx आ गया और y की जगह पर dy आ गया। ठीक है, माइनस कर देंगे, समेशन dx इंटू डी वाई अपॉन n याद रखना, इसके नीचे नहीं है, ये बाहर है, क्लियर, डिवाइडेड बाय होल अंडर रूट समेशन dx स्क्वायर माइनस समेशन dx स्क्वायर, ये न्यूमरेटर में स्क्वायर होगा, खाली डिनोमिनेटर का n का स्क्वायर नहीं करना, मल्टीप्लाइड बाय सेम y सीरीज के लिए। मैं क्वेश्चन करके दिखाता हूं, फिर आप बेहतर फील करेंगे इस टॉपिक के लिए। देखें, ये क्वेश्चन दिया हुआ है हम लोगों को, जिसमें प्राइस और ये सप्लाई, प्राइस और सप्लाई हमें ये दिया हुआ था। x हमारा वेरिएबल है जिसको हमने y x सीरीज लिया, एंड सप्लाई हमारा y सीरीज का वेरिएबल है जिसको हम y कंसीडर कर रहे हैं। तो वी हैव टू सीरीज, ओके, इंडिविजुअल फॉर्म में दो सीरीज गिवन है, वी आर गिवन विद 4, 6, 8, 15 इस तरीके से, एंड सप्लाई हमें ये दिया हुआ है। मेरी बात सुनना है, यहाँ पर प्राइस एक अलग वेरिएबल है, सप्लाई एक अलग वेरिएबल है। सप्लाई प्राइस की फ्रीक्वेंसी नहीं है, मेरी बात ध्यान से सुन रहे हैं आप, सप्लाई प्राइस की फ्रीक्वेंसी नहीं है, इसलिए हम यहां पर नंबर ऑफ आइटम्स 1, 2, 3, 4, 5, सो n इज इक्वल टू 5, ओके, फ्रीक्वेंसी नहीं है यहां पर, राइट। सप्लाई यहां देखिए 1, 2, 3, 4, 5, n यहां पे भी 5 आ गया। अब जैसा जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा वैसा देखेंगे आप सभी लोग। सबसे पहला काम, यहां पर हम x में से कोई अज्यूम्ड वैल्यू माइनस करेंगे, x में से a माइनस करेंगे। देखो 1, 2, 3, 4, 5, सेंटर पॉइंट आ गया हमारा 8 अज्यूम कर लो, तो हमारा a क्या हो गया बेटा, 8 हो गया। अब 4 माइनस 8 -4, फिर -2, फिर 0, फिर प्लस का 7 और फिर प्लस का 12, ठीक है, माइनस का 6 प्लस का 19, 13 हो गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में ये देखिए, इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करेंगे, दिस इज 16, 4, 0, 49 एंड फाइनली 144, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट अभी मैं छोड़ता हूं, इसको आगे देखते हैं। इतना कर लिया मैंने x के लिए। पहले क्या कर रहा था मैं, इससे पहले वाले मेथड में पहले मैं x का मीन निकालता था, फिर मीन की वैल्यू को माइनस करता था। अभी मैंने मीन नहीं निकाला, मैंने कोई सेंटर पॉइंट लिया, उसको अज्यूम कर लिया कि मेरा अज्यूम्ड मीन है, ठीक है, और उसी से मैंने डेविएशन निकाल लिया और डेविएशन का स्क्वायर कर दिया। ठीक, चेक करो y सीरीज के लिए, चेक करो 1, 2, 3, 4, 5, सेंटर पॉइंट हो गया हमारा 20, तो हमने a सपोज कर लिया बेटा 20, 10 माइनस 20 -10, 15 माइनस 20 -5, 20 माइनस 20 0 होता है, 25 माइनस 20 आपका प्लस का 5 और प्लस का 10। लो जी, हो गई बात, ये तो 0 आ गया, खत्म करेंगे इसको, 0 आ गया। नाउ d का स्क्वायर करेंगे, dy स्क्वायर, दिस इज 100, उसके बाद 25, उसके बाद 0, उसके बाद में 25 एंड फाइनली 100, ठीक है। सीधा सीधा दिख रहा है, ये कितना आ गया, 250 आ गया। अभी क्या करना है, ये देखो यहाँ पे ध्यान से, एक्स वाई, स्मॉल x जिसको आपने dx लिखा, स्मॉल y जिसको आपने dy लिखा, इसको मल्टीप्लाई करना है। कौन कौन से कॉलम को, ये देखो यहाँ पर कौन कौन से कॉलम को, कॉलम नंबर 1 जिसको हमने लिखा एंड कॉलम नंबर 2 जिसको हमने लिखा। 1 इंटू 2, तो -4 इंटू -10 प्लस का 40, -2 इंटू -5 प्लस का 10, 0 इंटू 0 0 ही होता है, 7 इंटू 5 35 हो गया, ठीक है, 7 इंटू 5, 12 इंटू 10 120, ऐसे। आगे बात समझ में, बोलिए, अगर किसी को नहीं समझ आया तो मैं बैठा हूं बताने के लिए बेटा। किसी को कोई डाउट है अगर, तो बेटा पूछ सकते हैं आप। सर आ गया समझ। आ गया, इसको टोटल करते हैं, ये कितना हो गया, 2, 3, 213 आ रहा है। इसके बाद इसको टोटल कर लेते हैं, ये हो गया आपका
50, ये हो गया 120, 170 और 35, 205. Now just put the values put कर दीजिए. Come on, values put करेंगे. dx dy वैल्यू बताएंगे प्लीज. बताना पड़ेगा बेटा. dx dy की वैल्यू बताइए. Sir, 205. बहुत बढ़िया. 205. dx के लिए क्या लिखूं? 13. 13 लिख देता हूं. dy के लिए क्या लिख दूं? dy 0. 0. डिवाइडेड बाय, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ आइटम 5. होल डिवाइडेड बाय होल अंडर रूट dx स्क्वायर, बोलो कितना लिखें? 213. 213 माइनस dx 13. Yes, इसका sir. स्क्वायर, बड़े ध्यान से, इस 13 का स्क्वायर हो रहा है, डिवाइडेड बाय 5. Sir? हाँ जी बोलिए. अच्छा हाँ. No, sir. ठीक है ना. अब Yes, कर्वलिनियर ब्रैकेट लगा दीजिए. ये x के लिए हो गया क्लोज. अब y के लिए शुरू करेंगे. dy स्क्वायर की वैल्यू बोले Sir, 250. माइनस 0. 0. इसका स्क्वायर तो 0 ही होगा, फिर भी लिख देते हैं. डिवाइडेड बाय 5. 5. इसको सॉल्व करना है. ये आपका आंसर है कोरिलेशन का. जो भी वैल्यू आएगी लास्ट में पॉइंट में आएगी, आने देना. मैक्सिमम 1 आएगी, मिनिमम -1 आएगी, ठीक है, या 0 आएगी. इससे बड़ा आंसर नहीं आएगा. और जो भी आंसर आएगा उसके बाद आपको इंटरप्रिटेशन देना है. क्या कि वेरी हाई डिग्री, लो डिग्री, पॉजिटिव, नेगेटिव कोरिलेशन कैसा है, ये सारी चीजें आपको वहां पर बतानी है. ठीक है. ये कंप्लीट होता है आपका कोरिलेशन एनालिसिस. इसमें इसके बाद एक और मेथड हुआ करता है जिसको आप कहते हैं स्पीयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड, बट वो सिलेबस से हटा दिया गया है तो मैं नहीं पढ़ा रहा हूं. ठीक है ना. बाकी जितना ये मैंने बताया है, एक्चुअल मीन मेथड और दिस शॉर्टकट मेथड, इस पे क्वेश्चन आता है. ध्यान से समझ लीजिए, क्वेश्चन आता है इसके ऊपर. एक और मेथड इसमें डेवलप होता है जिसको आप स्टेप डेविएशन मेथड कहते हैं. उसमें कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं होता. मैं ऐसे बता देता हूं खाली. उसमें ये जो d निकाला है ना आपने, dx, ये जो dx निकाला है, इसी dx का डैश हो जाता है. डैश कैसे होगा? कॉमन एलिमेंट से डिवाइड कर दिया जाएगा. ये तो बड़े सिंपल से वैल्यू आ रही है यहाँ पर, लेकिन अगर वैल्यू होती है आपका 40, 20, 70, 120 ऐसी वैल्यू आ रही होती तो आप यहाँ पर कॉमन एलिमेंट कितना हो जाता? 10 हो जाता. तो 10 से डिवाइड कर देंगे, dx का डैश हो जाएगा, dx डैश बोलेंगे उसको. और फिर फाइनली आगे जाकर कुछ नहीं करना. ये भी नहीं है कि सर हमने कॉमन एलिमेंट से डिवाइड किया है तो यहां जाके मल्टीप्लाई करना है. कुछ नहीं करना, सेम फॉर्मूला लगेगा, सेम एप्लीकेशन. क्योंकि वो i जो है न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लाई हो जाएगा. i और i कैंसिल हो जाएगा. कुछ करना ही नहीं आपको. ठीक है. तो ये आपके ऊपर है, जो आपको आसान लगे आप वो मेथड अपना सकते हो. ये कोरिलेशन एनालिसिस मैंने बताया, ये कंप्लीट होता है. कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं तो आप